हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका IQ ज्ञान में। आज हम 22 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एडिटोरियल्स जो है उसको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा रेगुलर सीरीज है। इसको आप अगर आप पिछला आपने वीडियो नहीं देखा है, पिछला दिन का हिंदू अगर आप मिस कर गए हैं तो उसको आप जो है पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं सीट प्ले लिस्ट में ही। तो कि आपका जो हिंदू न्यूज़पेपर है करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और बाकी जो भी है ना, GS पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इसलिए आप जो है अगर आपका कोई भी पेपर छूट जाता है तो जरूर आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। और भी हमारा कुछ वीडियोस हैं जो किसी इकोनॉमिक्स पर है, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है, आपका जुडिशियल सिस्टम है, कॉलेजियम हो गया, NCERT जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो उन सबको हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। इससे आपका प्रिपरेशन जो काफ़ी आसान हो जाएगा। आपकी डाउट जो है ऑब्वियसली आपकी क्लियर हो जाएगी, काफ़ी डाउट। तो और इस चैनल पे नए हैं अगर आप, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक कर दें उसको और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है आज का वो कवर हो जाएगा पूरा इस तरह से। तो पहला जो आपका न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट पर्सनल गारंटर्स लायबल फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट। ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट ने पिछले साल नवंबर 15 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आप जानते हैं। बेसिकली इस पे हमारा वीडियो भी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं आप। तो ये जो है आपका उसमें नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नमेंट ने कि भाई जो क्रेडिटर्स है, अलाउइंग क्रेडिटर्स यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मतलब कि जिसने क्रेडिट दिया है किसी कंपनी को, जैसे कि बैंक क्रेडिट देती है किसी कंपनी को। तो टू मूव अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स अंडर इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड वाज लीगल एंड वैलिड। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने चेंज किया था IBC कोड में कि पर्सनल गारंटर क्या होता है बेसिकली, कि किसी ने मान लीजिए कोई लोन ले रही है कंपनी किसी बैंक से, तो एक पर्सनल उसके जो प्रमोटर होते हैं, जो मान लीजिए स्टेक होल्डर्स हैं या जो प्रमोटर हैं, मेन जो स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली अपना पर्सनल गारंटी देते हैं, क्योंकि वो उनके पास एक अच्छा खासा वेल्थ होता है। तो वो पर्सनल गारंटी भी दे करके बेसिकली जो है बैंक से पैसा लेते हैं कंपनी के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट भी आप जो है, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, मान लीजिए बैंकरप्सी में आती है, तो इंसॉल्वेंसी में आती है, तो उसके जो पर्सनल गारंटर हैं जिन्होंने पर्सनल गारंटी दिया था उसके अगेंस्ट भी आप जो है प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं IBC के अंतर्गत। तो इसके अगेंस्ट में जो चैलेंज किया गया था, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने चैलेंज किया था इस चीज को। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर जो है दिया है कि ये नोटिफिकेशन सही है गवर्नमेंट का, who are usually promoters of big businesses along with stressed corporate entities for whom they gave guarantee। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सही डिसीजन है, सही नोटिफिकेशन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और NCLT जो इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चला सकती है। तो डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बैंक। इससे क्या फायदा होगा, तो बैंक की रिकवरी अच्छी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बैंक लोन है, जो बैड लोन जो हो गया, तो उसमें प्रमोटर्स का भी जो गारंटी है वो इनकैश कर सकेंगे, उसको वो एक तरह से ले सकेंगे, ताकि जो अगर मान लीजिए अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उसमें जो कुछ पैसा मान लीजिए उनको लेना है, जिन लोन उन्होंने दिया, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया है, तो कुछ अगर उनको कम पड़ रहा है तो पर्सनल गारंटर का भी जो प्रॉपर्टी के थ्रू उनकी जो गारंटी है उसको भी इनकैश कर पाएंगे। प्रमोटर्स एंड रिलेटिव पार्टी हु ऑफन एक्ट एज पर्सनल गारंटर्स लेफ्ट विथ नो एस्केप रूट। तो एस्केप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, उन्होंने पर्सनल गारंटी दिया तो अलग है। कंपनी अगर बैंकरप्ट हुई तो उनको उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अब उनको भी वो भी लायबल है अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान फॉर अ कॉर्पोरेट डेबिटर डज नॉट एक्सटिंग्विश पर्सनल गारंटर्स लायबिलिटी फॉर द बैलेंस। मान लीजिए कुछ बैलेंस बच जाता है, मान लीजिए बैंक जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का लोन उसका उधार है किसी कंपनी पे, तो मान लीजिए कंपनी को अगर आप बेचेंगे या जो भी कुछ उसका एसेट्स जो है, प्रॉपर्टी जो उसको बेचेंगे, आपके मान लीजिए 60 करोड़ आ रहे हैं, 50 करोड़ आ रहे हैं, तो बाकी जो पर्सनल है किसी ने गारंटी दिया है तो उसकी उससे प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और अगर बाकी जितना उससे प्रॉपर्टी है वो भी आप ले सकते हैं, ताकि मान लीजिए 60 करोड़ बदले 70 करोड़ हो जाए, 80 करोड़ हो जाए। तो ये गवर्नमेंट ने कहा है, जिससे क्या है बैंकों की रिकवरी जो अच्छी हो जाएगी और बैंक की जो रिकवरी है बैड लोन्स वो थोड़ा और बेहतर होगा। इसी का दूसरा भी आर्टिकल है 8वां नंबर पेज पर। तो फॉर बोथ कॉर्पोरेट डेबिटर एंड देयर पर्सनल गारंटर वुड हेल्प NCLT कंसीडर द होल पिक्चर। इससे एक और फायदा क्या होगा, NCLT जो इस कानून के अंदर में एक कोर्ट है एक तरह से, जो देखती है कि बैंक्रप्सी जो प्रोसीडिंग्स है वो सही तरीके से हो, उसको एक होल पिक्चर मिलेगा। होल पिक्चर मतलब उसको पता चलेगा कितना एसेट्स है। अभी तक तो है सिर्फ कंपनी के एसेट्स देख रही थी कि जो कंपनी बैंकरप्ट हुई है उसका एसेट कितना है, लेकिन अब जो है उसके पास
पर्सनल गारंटर का भी एसेट्स मिल जाएगा, तो उसको ज़्यादा अच्छा पिक्चर मिलेगा कि कंपनी का पूरा वर्थ कितना है और कितना जो है उससे लोन रिकवरी हो सकती है। तो ये एक फ़ायदा है, बैंकों की रिकवरी अच्छी होगी। तो ये पर्सनल तो पर्सनल गारंटी से मैंने कहा, उसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो प्रोमोटर जो होते हैं कुछ बिग बिजनेसेस के जो उसको प्रमोट करते हैं, जो शेयर होल्डर अच्छे खासे शेयर धारक होते हैं, तो वो पर्सनल गारंटी देते हैं बैंक को, लेंडर को, जिससे आप लोन ले रहे हैं, तो सिक्योर लोन, क्योंकि लोन इससे आसानी से मिल जाता है, क्योंकि एक बैंक को, एक तो आपका कंपनी कोलेट्रल हो गया, उससे आप ले सकते हैं। दूसरा है, जब पर्सनल गारंटी आ जाते हैं तो बैंक्स भी जो देखती है कि पर्सनल जो प्रमोटर है वो काफी वेल्दी है, तो उसका गारंटी वो एक्सेप्ट करती है और उसको लोन मिल जाता है। इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक एश्योरेंस एक तरह से हो गया कि ओनर ऑफ द और ओनर्स ऑफ द कंपनी, कि भाई हम एश्योर करते हैं कि हम लोन जो चुका देंगे। डिफरेंट फ्रॉम कोलेट्रल, एक दूसरा जो जरिया से मैंने कहा, कोलेट्रल देकर के आप जो है, कंपनी के कोलेट्रल देकर के बैंक से लोन लेती है। और इन इंडियन कॉर्पोरेट लॉ में दोनों अलग अलग है। इंडिविजुअल्स और प्रमोटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसेस एंड टू आर वेरी सेपरेट एंटिटीज। इसी को देखते हुए जो है आईबीसी में इनको भी अलग से इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है हाईकोर्ट क्वेश्चन जीएसटी ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये बेसिकली कल हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे आप जीएसटी लगा रहे हैं 12%, पहले आई थिंक 28% था, उसको घटा करके 12% कर दिया गया। इसको कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सही नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंस्टिट्यूट लाइफ सेविंग डिवाइस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसको देखते हुए इस पर आप टैक्स लेना सही उचित नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोर्ट ने कहा है। इसको एक बड़ा मतलब कि मुद्दा बनाकर बताया इन्होंने कि जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट फॉर द सिटीजन्स, मतलब जो जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट आपने देखा था, बेसिकली मूवमेंट जो हुआ था, ब्लैक सिटीजन्स की जो हत्या हुई थी वहां पर आपका यूएसए में, तो उससे कंपेयर किया है कि द रिफ्रेन इज आई कांट ब्रीथ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था, ये जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा था जब वो बेसिकली चोक किया गया था उनको, तो आई कांट ब्रीथ। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन है, ऑक्सीजन लोगों को जरूरत है, लेकिन आप जीएसटी लगा रहे हैं जिसके कारण वो आई कांट ब्रीथ का सिचुएशन है, वो लोग जो है सांस नहीं ले पाएंगे। इसको इसमें इन्होंने आर्टिकल 21 को इन्वोक किया है बेसिकली, कि एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ का एक पार्ट है ऑक्सीजन अभी के समय में, और ऑक्सीजन पे टैक्स लगाना सही नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे सही टैक्स लगाना सही नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड जो एक सवाल कभी कभी आते हैं, एसेज आते हैं, तो उसमें आप उसको एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं, तो इन केस स्टडीज का एग्जाम्पल दे करके आप उसका अपना आंसर को और जो है दूसरों से अलग कर सकते हैं, एक अच्छा कर सकते हैं आंसर। तो इस जैसे केस स्टडी को आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है राइट टू लाइफ का पार्ट एक तरह से आर्टिकल 21 का। तो ये आपका आंसर है। फंडामेंटल लाइफ में हमारा डिटेल प्लेलिस्ट भी है, जिसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो आपको लिंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, ग्रीन वॉरियर टू द कोर इज नो मोर। तो ये कल जो सुंदर बहुगुणा थे, इनका कल डेथ हो गया कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण, एम्स ऋषिकेश में। ये जो बेसिकली वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ चिपको मूवमेंट थे। चिपको मूवमेंट जो है बेसिकली क्या था, 1970s में ट्री को हक करके पेड़ों को बचाने के लिए, हिमालय पे ट्री कटिंग है उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट था। तो और भी काफी है ना अलग अलग मूवमेंट्स में एक्टिव रहे हैं। टेहरी डैम जो है अभी है, उसको उसका कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ एक तरह से। बेसिकली जो इन्वायरमेंट और हिमालयन रीजन को कैसे बचाया जाए उसके ये प्रमोटर थे काफी कुछ। तो इसको लेकर आप इनके बारे में जान सकते हैं, बेसिकली चिपको मूवमेंट और बाकी चीजों को, क्योंकि ये बहुत बार होता है जो रिसेंट पर्सनालिटी जो न्यूज में रहती है उससे रिलेटेड एटलीस्ट प्रीलिम्स में जो है सवाल आ सकते हैं। इनके बारे में आप जो है चिपको मूवमेंट के बारे में, तेहरी डैम के बारे में आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा एक और इनके रिलेटेड आर्टिकल है, तो इन्होंने इसमें और इन्होंने क्या क्या मूवमेंट में योगदान दिया है। तो एक आपका बीज बचाओ आंदोलन, ये बेसिकली क्या था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसको अगेंस्ट में, कि केमिकल इंटेंसिव जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि हम जो है लोकल जो प्रोडक्शन है, लोकल जो फार्मिंग टेक्निक है उसको गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एटलीस्ट हिमालयन एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा कश्मीर टू कोहिमा पद यात्रा, फुट मार्च, ये बेसिकली हिमालयन रीजन हो गया आपका। हम देखेंगे तो कश्मीर से लेकर कोहिमा जो आपका नॉर्थ ईस्ट तक, ये पूरा हिमालयन बेल्ट है। इसमें इन्होंने फुट मार्च किया था 1980 में। किस लिए? टू ब्रिंग अटेंशन टू द इंटायर हिमालयन रीजन के लिए, कि लोगों के जागरूकता वहां फैले हिमालयन को बचाने के लिए, हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इसी से रिलेटेड बेसिकली इनकी लड़ाई रही हमेशा हिमालयन रीजन को लेकर के। तेहरी डैम भी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी रीजन में है, तो इसको लेकर के इन्होंने हिमालयन रीजन को लेकर के बचाव के लिए इन्होंने संघर्ष किया पूरी जीवन। चिपको मूवमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ इसको। ये जो बेसिकली फेलिंग ऑफ ट्री कटिंग जो होता है आपका, बेसिकली उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट था। और इकोलॉजिकल बैलेंस, ये ओरिजिनेट हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये जो एरिया है वो उत्तराखंड में जा चुका है 1973 में। इस चिपको नाम कहाँ से आया? चिपको मतलब आप चिपक गए ट्री से,
वुड एम्ब्रेस एज विलेजर्स क्या कर रहे थे, ट्री को चिपक के गला लगते हैं आप, उस तरह से ट्री को पेड़ों को गला लगा लिया उन्होंने और उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए ताकि उसको जो काट नहीं पाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी कुछ। और ये बेसिकली वीमेन लेड मूवमेंट था, ज़्यादातर महिलाएं जो है वहाँ की, उन्होंने इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, गांधीयन टेक्निक पे, बेसिकली गांधीयन आइडियल्स पे ये बेस्ड था। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये पेड़ है, इससे चिपक कर ये लोग महिलाएं जो इनको खड़ी है ताकि कोई उसको काट नहीं सके। तो एडिटोरियल को हम देखते हैं। पहला जो एडिटोरियल आपका, ट्रम्पिंग मेजोरिटेरियनिज्म इन द हिंदी हार्टलैंड, ये बेसिकली पॉलिटिकल है पूरा। ये जो बीजेपी का भी जो असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे, तो इसको लेकर के कंपेयर किया इन्होंने, क्योंकि रीजनल यहाँ पे ज़्यादा राइट पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स, और इसको लेकर कंपेयर किया हिंदी हार्टलैंड से इन्होंने। हिंदी हार्टलैंड जैसे आपका हो गया यूपी, हो गया आपका बिहार, हो गया ये राज्य जो है 9 स्टेट्स, इसको इन्होंने कंपेयर किया है कि कैसे ये डिफरेंट है कंपेयर टू आपका जो अभी जहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए या रीजनल इलेक्शन जो हुए। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम के लिए पॉलिटिकल है ज़्यादा। नेक्स्ट एडिटोरियल जो आपका, द एड्स फाइट ऑफर अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे, तो ये बेसिकली जो है उसी वैक्सीन को लेकर के है, जैसे हम देख रहे थे वैक्सीन को लेकर के और पेटेंट रिजीम को लेकर के। प्रोटेक्ट पेटेंट जो है वैक्सीन का, उसको कैसे हटाया जाए, क्या उसमें किया जा सकता है। इन्होंने इसमें बेसिकली एड्स के समय का कंपैरिजन किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, वैक्सीन जो बेसिकली इम्यूनिटी के लिए और नए स्ट्रेन ना आए कोविड के, इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन अफोर्डेबल हो और मासिव क्वांटिटी में अवेलेबल हो थ्रू आउट द ग्लोब। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी देश दुनिया में ये अवेलेबल होना चाहिए। ये तब हो सकता है जब पेटेंट ओनर, जो पेटेंट जिनके पास है अभी वैक्सीन का, वो वॉलंटरली लाइसेंसिंग अपना दे प्रोडक्ट्स का दूसरी कंपनी को, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तो ये मोटा मोटी इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया, वॉलंटरी लाइसेंसिंग को और बाकी चीज़ों को। इन्होंने HIV एड्स का एग्जाम्पल दिया कि पॉसिबल टू नेविगेट पेटेंट रेस्ट्रिक्शन यूजिंग समथिंग कॉल्ड वॉलंटरी लाइसेंसिंग। उस समय भी हुआ था कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग के थ्रू आप जो है इस बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस को हटा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पेटेंट होल्डर जो है वो डिसाइड टू लाइसेंस अ प्रोडक्ट टू अदर प्रोड्यूसर्स। तो उनका जो लाइसेंस है, पेटेंट ओनर के पास जो पेटेंट है किसी प्रोडक्ट का, वो किसी और को वॉलंटरीली देता है कि भाई आप इसको प्रोड्यूस कीजिए, वॉलंटरी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दो इसमें पूल है, मैं कि जहां पे कि पेटेंट पूल एक तरह से कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का, WHO का, जो प्रमोट करता है वॉलंटरी लाइसेंसिंग के लिए। तो नीड टू इन्वॉल्व इंडिया इसकी, तो यहाँ पे वैक्सीन के लिए भी बेसिकली इंडिया का जो, इंडिया में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो जेनेरिक दवाएं हम बनाते हैं, काफी फार्मास्यूटिकल्स, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है, स्पेशली कोविड को लेकर के भी, ताकि जो है जो वैक्सीन जो है कोविड का वैक्सीन, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। एड्स के समय में भी हेल्प मेक ट्रीटमेंट फॉर एड्स मोर अफोर्डेबल इन लो इनकम कंट्रीज। उस समय भी ऐसा ही हुआ था, एड्स का ट्रीटमेंट के लिए भी इंडियन कंपनीज को वॉलंटरी लाइसेंसिंग दिया गया था, कुछ कंपनी ने दिया था, जिसके कारण जो है अफोर्डेबल ट्रीटमेंट लो इनकम कंट्रीज में इसको जो मेडिसिन पहुंचाई जा सकी और इलाज जो अच्छे से हो सका, और पेंडेमिक से हमने डील किया। तो इसके बाद ट्रिप्स का उन्होंने बताया, वो अभी हम पहले देख चुके हैं। तो some manufacturers place licensing agreement to produce AIDS drugs for which they own patent rights in UN affiliated मेडिसिन पेटेंट पूल। इसमें यहाँ पे इन्होंने रख दिया और इससे जो है बेसिकली दूसरी कंपनियों ने उसको यूज किया, और इसमें एड्स के केस में बताया जा रहा है कि एड्स के केस में इस वैक्सीन को, सॉरी मेडिसिन को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया गया, जिससे इसका कॉस्ट भी कम हुआ और जो ज़्यादातर लोगों को ये छोटे गरीब देशों में ये पहुंचाया जा सका। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जिलाड, उसने जो है बेसिकली लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस टू पे जिलाड रॉयल्टी, उन्होंने लाइसेंस दिया कंपनियों को वॉलंटरली और कहा कि आप 3% रॉयल्टी देंगे जिलेट को जितना भी आप ड्रग बेचेंगे, और सेल्स जो है वो आप सिर्फ लो इनकम कंट्रीज में करेंगे, मतलब जो आप जेनरिक दवाएं बनाएंगे उसको सिर्फ आपको लो इनकम कंट्रीज में बेचना है, क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज जो है डेवलप कंट्री में ऑलरेडी जिलाट उसको डील कर रहा है। इससे क्या हुआ बेसिकली, अगर देखें तो कुछ मेडिसिन का कॉस्ट जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है, जो $200 से $500 था पर पर्सन पर ईयर, वो घट करके $39 पर पर्सन पर ईयर हो गया लो इनकम कंट्रीज में। तो ये बेसिकली इसका फायदा हुआ वॉलंटरी लाइसेंसिंग का एड्स के समय में। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो, जैसा हमने देखा अभी न्यूज में थोड़ा दिन पहले, कंपलसरी लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट कंपलसरीली जो है किसी कंपनी को लाइसेंस दे सकती है पेटेंट को ओवरराइड करके कि भाई आप इसको मैन्युफैक्चर करें, टू अलाउ लोकल प्रोड्यूसर्स और इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के केस में ये हो सकता है, दोहा डिक्लेरेशन में भी इसके बारे में कहा गया है। और ये बेसिकली अभी जो पिछले साल WTO में हम जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका ने इसके लिए एग्रीमेंट भी पिटिशन भी दिया है कि भाई वेवर दिया जाना चाहिए। दोहा अमेंडम
सेक्शन 5C ऑफर्स 8 मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है जो कि हेल्थ इमरजेंसी है, उस स्टैंडर्ड से कोविड भी एक हेल्थ इमरजेंसी के केस में क्वालिफाई करता है, तो इसमें भी कंपलसरी लाइसेंसिंग दिया जा सकता है। लेकिन ये कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों उतना कारगर नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स जो कहते हैं कि प्रीफर टू वर्क विद वॉलंटरी लाइसेंस, वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि देयर इज मोर गुडविल बिटवीन कंपनीज, कंपनी के बीच में अच्छा गुडविल, वो कंपनी अपने स्वेच्छा से जो है लाइसेंस दे रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या है, आप फोर्सफुली जो है उसको आप ट्रांसफर करवा रहे हैं। इसमें कंपलसरी लाइसेंस बहुत बार लीगल बैटल होता है। उसके अलावा वॉलंटरी लाइसेंस में क्या, इनेबल प्रोडक्शन टू बिगिन मोर एक्सपीडियटली, इसमें जल्दी से तुरंत प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी आपको पता है, सब कुछ पता है। ओके, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है बेसिकली। लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या, आपको लीगल बैटल लड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आप जो अगर मान लीजिए कंपलसरी लाइसेंस मिल जाता है तो आपको रिवर्स, क्योंकि पेटेंट कंपनी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगी, आप कैसे, आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए वैक्सीन जो है, वैक्सीन लेके आए, उसको आपने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, उसमें देखा कि कैसे वो बनाया गया बैकवर्ड जा करके, उसके बाद फिर आप पहुंचे उस टेक्नोलॉजी के ऊपर पहुंचे, इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है कि भाई आपने उसको रिसर्च किया उसके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर में, फिर आपको लगा कि कैसे बनाया गया, तब आपने उस वैक्सीन को बनाना शुरू किया। तो ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये करना पड़ेगा अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग होता है तो, जिसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा। कॉस्ट कैसे? क्योंकि आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस वैक्सीन के ऊपर में कि कैसे वो बनाया गया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो ये बेसिकली लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग और कॉस्टली भी है। तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग सबसे अच्छा तरीका है, उसके लिए जो है कंपनियों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो एक ऑप्शन डब्ल्यूएचओ दे रही, कोवैक्स प्रोग्राम, ये बेसिकली वाज एस्टेब्लिश्ड टू परचेज वैक्सीन डोजेज एंड डोनेट देम टू लो इनकम कंट्रीज। ये बेसिकली क्या था कि वैक्सीन डोजेज जो है इंटरनेशनली परचेज किया जाएगा और इसको डोनेट किया जाएगा जो गरीब देश है, ताकि वहां पे वैक्सीन पहुंच सके। लेकिन ये बेसिकली बहुत अंडर फंडेड रह जाता है, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। कोवैक्स फैसिलिटी भी जो है अंडर फंडेड रह गया, इतना फंडिंग यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। 68 मिलियन डोजेज अभी तक इसने इस फैसिलिटी के थ्रू डब्ल्यूएचओ ने भेजा है दूसरे देशों में, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली जो पूरे आर्टिकल में कहा गया है कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग को बढ़ावा देना जाना चाहिए और कंपनियों को वॉलंटरीली दूसरे कंपनी को लाइसेंस देना चाहिए वैक्सीन का। फर्दरमोर बिलियंस ऑफ डोजेज इन गवर्नमेंट एड गिवन टू कंपनीज टू हेल्प। इसके अलावा जो क्यों देना चाहिए, तो बहुत सारा, जब हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोविड वैक्सीन का जब रिसर्च शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी फंड किया अपना, जो जैसे यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने भी फंड किया है कंपनियों को कि आप रिसर्च कीजिए इसमें। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है, तो इस तरह से भी आपको जो है बेसिकली पेटेंट क्लेम नहीं करना चाहिए, आपको जो लाइसेंस दूसरी कंपनी को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, एक्सटेंडिंग सेफ्टी, ये बेसिकली जो है कोविड डोजेस का लेकर के जो अभी कहा गया गवर्नमेंट ने कि लैक्टेटिंग वुमेन को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। सेकंड डोज आप अगर आप रिकवर कर रहे हैं, तो रिकवर किया आपने तो 3 महीने बाद आप सेकंड डोज लीजिए। उसके अलावा 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया कोविडशील्ड के सेकंड डोज, 2 डोज के बीच में गैप के लिए। तो ये बेसिकली एक तो इसमें कहा जा रहा है जो मेन एक रीजन है वैक्सीन शॉर्टेज का, दूसरा इसका साइंटिफिक रीजन भी है। It has not improved access as seen by stagnation in daily incolation and fall in second dose recipient numbers। तो ये बेसिकली इसको चिंता का विषय है बेसिकली कि वैक्सीन जो है हो रहा है आपका वैक्सीनेशन, वो कम हो गया है बेसिकली। सेकंड प्रिंसिपल इज द टाइमिंग ऑफ द सेकंड डोज इज ऑप्टिमल बूस्ट टू इम्यून सिस्टम। ये बेसिकली साइंटिफिक रीजन है इसका। तो ये देखा गया बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स में आपका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के केस में यूके में कि बाइंडिंग एंटीबॉडी जो है वो ज्यादातर नियरली ट्वाइस एज हाई इन दोज who got their shots 12 और more week apart। तो इसमें बेसिकली देखा गया है कि जो बॉडी एंटीबॉडीज है वो ज़्यादा डेवलप हो रही है अगर 12 से ज़्यादा हफ्ते के बाद आप दूसरा डोज ले रहे हैं तो ये और दो बेसिस पर गवर्नमेंट ने इसको डिसीजन लिया है। तो इसके लिए बेसिकली एम ऑफ वैक्सीन इज टू प्रिवेंट सीवियर डिजीज एंड डेथ एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशन मस्ट बी गियर टुवर्ड दैट गोल। तो इन्होंने कहा बेसिकली कि वैक्सीनेशन का जो एम है, मेजर एम, उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उसके थ्रू तरफ जाना बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है फिटफुल अप्रोच, ये बेसिकली व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी को लेकर के है। गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया कि भाई आप जो है प्रिवेसी पॉलिसी को हटाने के लिए सेंटर ने नोटिस दिया बेसिकली व्हाट्सएप को कि भाई आप जो व्हाट्सएप का प्रिवेसी पॉलिसी वो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के सही नहीं है। इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है पूरे आर्टिकल में, ये व्हाट्सएप पॉलिसी क्या है बेसिकली, नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप शेयरिंग ऑफ डेटा सच एज लोकेशन एंड नंबर विद पेरेंट कंपनी फेसबुक अनलेस दे डिलीट द अकाउंट। ये व्हाट्सएप पॉलिसी है कि जो डेटा है व्हाट्सएप वो शेयर कर सकता है अपने जो ओनर उनका कंपनी का फेसबुक उसके साथ, अदरवाइज अगर आप
आपको इससे एक्सेस नहीं करता, इस एक्सेप्ट नहीं करता कोई यूजर, तो आप डिलीट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बेसिकली ऐड जनरेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए व्हाट्सएप कर रही है इसको। तो इसको लेकर के ना बेसिकली जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिसको इंडिया को जल्द से जल्द लाना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अभी भी पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के पास रखा हुआ है। इसको जो है बेसिकली गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पास करना चाहिए, ताकि जो एक लीगल केस बन सके ऐसी प्रिवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट में। ये बेसिकली इनका कहना है, प्रिवेसी लॉ जो है बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। जैसे यूरोप में जो आपका उनका प्रिवेसी लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसी तरह इंडिया को भी इसी तरह का इक्विवेलेंट लॉ लाने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, सेंटर वांट्स मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑफ टूलकिट ट्वीट्स। तो ये बेसिकली जो है जो टूलकिट रो में बेसिकली ट्विटर ने संबित पात्रा का जो एक ट्वीट था उसको मैनिपुलेटेड मीडिया टैग कर दिया है। तो ये होता क्या बेसिकली, ये बेसिकली ट्विटर पॉलिसी के हिसाब से कंटेंट में बी लेबल एज मैनिपुलेटेड मीडिया और इन सम केसेस रिमूव भी कर सकती है कंपनी, अदर इफ द कंपनी हैज रीजन टू बिलीव दैट मीडिया, जो भी आपने शेयर किया है या जिस कंटेस्ट में आपने शेयर किया है वो सिग्निफिकेंटली एंड डिसेप्टिवली आल्टर्ड है, सही नहीं है, आपने मॉडिफाई किया उसको, मैनिपुलेटेड है। तो ये बेसिकली मैनिपुलेटिव मीडिया होता है, जो आपको नॉलेज जानने की जरूरत है ट्विटर के केस में। ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि कैसे वहां पर रिस्ट्रेन लगाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो पूरा डिटेल। पहले बाकी वीडियो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो बाकी न्यूज़ को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को आप जरूर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को। थैंक यू।